friends, how are you? I hope you all are very fine. Children, this is the chapter number 3 and today's subtopic of the chapter number 3 is the interwar economy. So let's start. The First World War 1914 to 1918 was mainly fought in Europe, but its impact was felt around the world. Notably for our concern in this chapter, it plunged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. चिल्ड्रन फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ी गई यूरोप में, और लेकिन इसका इम्पैक्ट जो था पूरे दुनिया पर पड़ा और इकोनॉमिकली और सोशली जो था वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए पूरी दुनिया में। और सिर्फ इस क्राइसिस से उबरने के लिए, जो कि इस वर्ल्ड वार के बाद आई, इस क्राइसिस से उबरने के लिए लगभग 30 वर्ष लग गए पूरी दुनिया को। चलिए हम नोट्स के थ्रू समझते हैं वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। So children, start writing from here. The First World War 1914 to 18 was fought in Europe, but its impact was felt around the world. During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. The First World War was fought between the Allies, Britain, France and Russia, later joined by the US, and the Central Powers Germany, Austria, Hungary and Ottoman Turkey. याद लिखिए, the war lasted for more than 4 years, which involved the world's leading industrial nations. It was considered as the first modern industrial war, which saw the use of machine guns, tanks, aircrafts, chemical weapons, etc. on a massive scale. During the war, industries were restructured to produce war-related goods. Britain borrowed large sums of money from US banks as well as the US public, transforming the US from being an international debtor to an international creditor. तो चिल्ड्रन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो 3 जो यूरोप में लड़ी गई, वो ख़ासतौर से यूरोप और जो एलिस थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये, और दूसरे साइड में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की, इनके बीच में लड़ी गई। इसका जो इम्पैक्ट था वो पूरी दुनिया पर पड़ा। यूएस जो था, जो कि डेप्टर था, वो बाद में इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया, उधार लेने वाला बन गया, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ज़्यादातर उन्होंने वार रिलेटेड गुड्स जो थे उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और उसके लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत थी, जिससे कि जो यूएस था वो कर्जदार बन गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पोस्ट वॉर रिकवरी। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी बिटेन द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी फेस्ड अ प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस। इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान व्हाइल ब्रिटेन वॉज preoccupied in the war. Britain, after the war, found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market and to compete with Japan. तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन वार के बाद जो उसकी स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी इंडियन मार्केट में भी, और जापान के साथ जो कॉम्पीट करने के लायक भी वो नहीं बचा था। उसके साथ जो जापान के साथ उसका कंपटीशन था, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उसे मुँह की खानी पड़ रही थी। और इंटरनेशनली देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द वार ब्रिटेन वॉज बर्डेंड विथ ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स, उसे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया। एनेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क बिकेम एन एंड्यूरिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट वॉर सिनेरियो। और जो ब्रिटेन था उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा जो थी वो गड़बड़ हो गई। यहाँ लिखेंगे द US इकोनॉमी रिकवर्ड क्विकर एंड रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s,
Mass production is one of the most important feature of the US economy, which began in the late. Well-known pioneer of mass production, a car manufacturer who established his car plant in Detroit. बस यहीं तक लिखेंगे, कार प्लांट इन डेट्रॉइट तक। ज़्यादा मास प्रोडक्शन होने से जो ब्रिटेन था उसकी इकोनॉमी काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो गई, क्योंकि उस समय कार प्रोडक्शन जो था वो बड़ी मात्रा में किया जाना लगा। ना सिर्फ कार 1920s में, बल्कि यहाँ से लिखेंगे इन द 1920s इन यूरोप, ऐसा लिखेंगे इन द 1920s इन यूरोप द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा ऑल्सो बूम्ड, फाइनेंस्ड वंस अगेन बाय लोन्स। और इसके बाद क्या हुआ कि यूरोप में 1920s में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर से लोन की प्रोसेस चलने लगी। लोन के द्वारा ये सब चीज़ें प्रोड्यूस की जाने लगी और फिर सप्लाई की जाने लगी। इन 1923 द यूएस रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर। और 1923 तक जो यूएस था वह फिर से उसने कैपिटल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडर वो बन गया, कर्ज लेने वाला बन गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे द ग्रेट डिप्रेशन। The period of the Great Depression began around 1929 and lasted till the mid-1930s. Most part of the world experienced catastrophic declines in production, employment, incomes and trade. तो फिर उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन का समय आया लगभग 1929 से 1930 के बीच तक में। जो वर्ल्ड था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम और ट्रेड में उस काफ़ी कम हो गई वर्ल्ड में और बहुत जो था वहाँ पर क्राइसिस आने लगे। ये द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज वर एग्रीकल्चर रीजन एंड कम्युनिटीज़। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स लेड टू डिप्रेशन। The first factor is agriculture overproduction. Second is in the mid 1920s many countries financed their investment though loans from the US. बस यहीं तक लिखना है, loans from the US. The rest of the world is affected by the withdrawal of US loans in different ways. The US was also severely affected by depression. और इसके बाद जो था पूरे देश जो था वो कर्ज में डूब गया। यूएस जो था वो तो अलग अलग तरीके से जो था लोन लिया था उसने दुनिया में सभी जगह से और बहुत सारा ग्रेट डिप्रेशन में आ गया था। अनफॉर्चुनेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड एज थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स वेंट बैंकरप्ट। और बहुत सारे जो थे वो यूएस सिस्टम का जो बैंकिंग सिस्टम तो कोलैप्स हो गया और बहुत सारे जो बैंक्स थे वो बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए। यहाँ तक। अब इस सब का हमारे भारत पर क्या असर पड़ रहा था, तो यहाँ से लिखेंगे इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। Indian trade is immediately affected by depression. The prices of agriculture fell sharply, but still, the colonial government refused to reduce revenue demands. In those depression years, India became an exporter of precious metals, notably gold. Rural India was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931. हमारे भारत पर भी इसका असर पड़ा और लेकिन इसके बाद भी जो हमारा भारत था वह इस समय में जो ब्रिटिशर्स का हमारे देश में उस वक्त रूल था, तो उन्होंने अब हमारे देश से प्रीशियस जो मेटल था, जो गोल्ड था, उसका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रूरल जो इंडिया था वहाँ पर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ये सब चीज़ें देखी और फिर उसके बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स को, जबकि ग्रेट डिप्रेशन का समय था 1931, उस वक्त में लॉन्च कर दिया। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब था कि जितने भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं और भी जो चीज़ें हैं उन सब का बहिष्कार किया जाए, गवर्नमेंट की सर्विसेज का बहिष्कार किया जाए, ये सारी चीज़ों पर उन्होंने उस वक्त लॉन्च किया था। तो चिल्ड्रन, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लिख लें।